हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कंटेंट आपको देने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी का। तो उसके बाद हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में मेकिंग देखा था कि जो हमारे भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे कैसे बना, क्या क्या उसमें कौन कौन सी कमेटीज बनी, कब कब पहली मीटिंग हुई, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर में मूव करा था, नेक्स्ट लेसन पे, जो कि था सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो उसके अंदर वो मैंने आपको बताया था कि कभी आपको ऐसे लिखने को आए कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, या एज अ डिबेट हो, तो आपको उसमें सेलिएंट फीचर्स हाईलाइट करने होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, थ्री टायर गवर्नमेंट जिसमें पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ऐसे करके मैंने आपको ऑल ओवर 16 पॉइंट्स बताए थे जो कि मेन फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं। तो मैंने आपको 25 पार्ट्स पूरे लिखवाए थे, वो यहाँ पे बोर्ड पे। फिर एक टॉपिक था शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और आपके 22 पार्ट्स थे। तो और नाउ अ डे प्रेजेंट टाइम पे 465 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। तो उसको हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। पहले हम जो हमारा लास्ट लेक्चर था सेलिएंट फीचर्स, उसका एक छोटा सा टॉपिक है बस ये, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा 5 मिनट इसको देखते हैं कि शेड्यूल्स क्या होते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं, किस चीज से डील करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने आज नए टॉपिक पे, थर्ड लेक्चर पे, थर्ड टॉपिक पे स्विच करेंगे, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 12 शेड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस किस प्रोविजंस से डील करते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया है ताकि जल्दी जल्दी से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमको आज प्रीएम्बल कंप्लीट करना है अपना। उसमें भी अराउंड 45-50 मिनट्स का टॉपिक रहेगा वो, बिकॉज मैं बोर्ड पे पूरी तरीके से लिख के पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप अभी इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले मेरी बातें सुनिएगा, इधर मत देखिएगा, मेरी बातों को सुनने पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आइए, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट, आज की डेट पे, प्रेजेंट टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है, इधर मैंने लिखा है शेड्यूल नंबर और ये लिखा है प्रोविजन, कि वो शेड्यूल किस प्रोविजन से डील करता है। ओके, नाउ अब आप कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। तो शेड्यूल फर्स्ट जो होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज से डील करता है? नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड देयर जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट, के किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट का, किसी भी यूनियन टेरिटरी का नाम रखना हो या नाम चेंज करना हो, तो उस प्रोविजन से कौन सा शेड्यूल डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो शेड्यूल 1 डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो शेड्यूल 1 हमारा किस चीज से डील करता है? नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, देयर जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो जुरिडिक्शन मींस क्या है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं जहां पे स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपने हैंड पे डील कर सकता है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरप्शन के। एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट मींस क्या है कि उस राज्य, उस यूनियन टेरिटरी की सीमा कहां तक होगी। ठीक है, तो पहला शेड्यूल हमारा किस किस चीज से डील करता है? तो नेम, राज्य का नाम क्या होगा, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कि उसकी सीमा कहां तक होगी, और ज्यूरिडिक्शन कि वो किस किस सब्जेक्ट मैटर में अपना न्याय कर सकता है या अपने डिसीजन, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ओके, फर्स्ट शेड्यूल हो गया हमारा। सेकंड शेड्यूल को मूव करते हैं। तो सेकंड शेड्यूल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज से डील करता है? तो एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। तो किसको
तो ये होता क्या है, एमोल्यूमेंट्स क्या होता है, एमोल्यूमेंट्स होता है सैलरी, ठीक है। अलाउंसेस क्या होते हैं कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है, कि आपको घर मिलेगा रहने के लिए, कि आपको गाड़ी मिलेगी सरकार की तरफ से कि नहीं मिलेगी, ठीक है। और प्रिविलेजेस क्या होते हैं कि क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, लाइक कोई आपका वो असेंबली है, कोई मीटिंग है या कोई फंक्शन है तो उसके आपको पासेस मिलेंगे, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारा 26 जनवरी का परेड होता है, 15 अगस्त का, ये सब जो होते हैं फंक्शंस, तो इनमें आपको प्रिविलेज मिलेगी, ठीक है, आपको इनविटेशन में प्रिविलेज मिलेगी, ठीक है। तो किस किस की, तो हर पर्सन की, हर पर्सन इन द सेंस गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर जो भी पर्सन होता है, लाइक प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर्स, ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उन सब की क्या क्या सैलरी होगी, उनके क्या क्या अलाउंसेस होंगे और उनको क्या क्या प्रिविलेजेस दी जाएंगी, इसको कौन डील करता है, तो इससे डील करता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज आपको इसमें याद रखनी है कि अटॉर्नी जनरल, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी बड़े बड़े हमारी पोस्टेस होती हैं गवर्नमेंट पोस्ट, वो उन सबके एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस को डील करेगा सेकंड शेड्यूल। बट वो अटॉर्नी जनरल के प्रोविजंस और अलाउंसेस को नहीं बताता है। सेकंड शेड्यूल यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन की क्या सैलरी होगी, क्या उनको प्रिविलेजेस मिलेगी, ये हमारा सेकंड शेड्यूल नहीं बताता है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन, ये लिखा है इलेक्शन कमीशन, और ये जो क्रॉस बना है मतलब सेकंड प्रोविजन नहीं डील करता है अटॉर्नी जनरल से, यूपीएससी से और इलेक्शन कमीशन से। ओके, नेक्स्ट हमारा है थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल हमारा किस चीज से डील करता है, तो थर्ड शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है वो करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, के कोई भी जो गवर्नमेंट पोस्ट पे बंदा होगा, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, मेजोरिटी पार्टी का अपनी रूल बनाती है, मेजोरिटी पार्टी अपनी बहुमत की सरकार बनाती है, तो आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह होता है। हर मेंबर को, हर जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। तो वो ओथ, कौन सी ओथ उनको दिलाई जाएगी, ठीक है, क्या फॉर्म होगा उस ओथ का, किन किन का, जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट हो गया हमारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो गए, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, उन सबकी ओथ एंड अफर्मेशंस को कौन सा शेड्यूल डील करता है, तो वो डील करता है हमारा शेड्यूल थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, शेड्यूल 1 किससे बताया मैंने आपको, नेम ऑफ द स्टेट्स, ड्यूटी, देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। सेकंड शेड्यूल मैंने आपको क्या बताया, तो आपका अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस किस किस की नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन ऑफ और मेंबर ऑफ द यूपीएससी एंड चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। थर्ड मैंने क्या बताया आपको, तो थर्ड बताया मैंने आपको ओथ एंड अफर्मेशन, फॉर्म ऑफ ओथ, किस तरीके की उनको शपथ दिलाई जाएगी, क्या शपथ दिलाई जाएगी, तो उस प्रोविजन से कौन डील करता है हमारा, तो वो डील करता है शेड्यूल 3। ओके, नाउ हम मूव करते हैं शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 4 किस चीज से डील करता है, शेड्यूल 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स के। देखिए, जैसे कि आपको अभी बहुत कुछ मैं इस कोर्स में पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा समझिए कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर जो सीट्स हैं, ठीक है, उन सीट्स में से कितनी सीट्स कितनी स्टेट्स को मिलेगी, ठीक है। जैसे यूएस वगैरह में क्या है कि हर सीट्स को वहां के अपर हाउस में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि यूपी के लिए नंबर ऑफ सीट्स अलग हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है, कर्नाटका के लिए नंबर ऑफ सीट्स अलग हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स होती हैं राज्यसभा के अंदर। तो वो कितनी सीट्स, हर एक राज्य को कितनी सीट मिलेगी राज्यसभा के अंदर, उससे उन प्रोविजन से कौन डील करता है, तो शेड्यूल 4 डील करता है।
एक बार इसकी लैंग्वेज को देखिएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटी, यूनियन टेरिटरीज, के हर यूनियन टेरिटरी और स्टेट को कितने नंबर ऑफ सीट्स, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स उस स्टेट के राज्यसभा में बैठेंगे। तो इस प्रोविजन से कौन आपका डील करता है, तो शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। ओके, नाउ हम मूव करते हैं शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 5 किस चीज से डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, ढंग से सुनिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, के जितने भी हमारी कंट्री के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, और शेड्यूल्ड एरिया हैं, पिछड़ी जातियां और पिछड़े जगह, ठीक है, उनका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसा कंट्रोल होगा, तो उससे हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन डील करता है, तो शेड्यूल 5 डील करता है। किस चीज से, एडमिशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6 शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज से डील करता है, वही आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, इसको समझिए कि हमने शेड्यूल 5 में क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस वाले में क्या पढ़ रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ट्राइबल एरियाज जो भी हैं हमारे यहाँ पे, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, नॉर्थ ईस्ट में और झारखंड साइड में हमारे यहाँ बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं जो कि बहुत आपके डिफरेंट हैं, उनके कल्चर्स बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, वो अपने वही रूढ़िवादियां, पुराने कस्टम्स को लेके आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनको वो एक तरीके से हमारे लिए उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उनका कल्चर एक हम प्रिजर्व कर रहे हैं कि उनका कल्चर कहीं खो नहीं जाए। ठीक है, तो उनके प्रोविजन से जो ट्राइबल, जो आपके नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज होंगे, जहां जहां ट्राइब्स रहते होंगे, उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के प्रोविजन से कौन सा पार्ट शेड्यूल डील करता है, तो शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या शेड्यूल किस चीज से, तो जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे 4 स्टेट हैं, वैसे तो वहां 7 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं, बस 4, कौन कौन से, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट्स के अंदर जो भी ट्राइबल एरिया होगा, पूरी स्टेट का नहीं, स्टेट के अंदर ट्राइबल एरिया, मानिए कि ये आसाम है, ठीक है, इतना बड़ा आसाम है, इस पूरे आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल नहीं, इसमें मान लीजिए इतनी जगह पे कुछ एक ट्राइब्स रहते हैं, तो इस ट्राइबल एरिया का, ये जो ट्राइबल एरिया है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के प्रोविजन से कौन सा शेड्यूल हमारा डील करता है, तो शेड्यूल 6 डील करता है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं शेड्यूल 7। ओके, तो शेड्यूल 7 हमारा के क्या प्रोविजंस हैं, तो शेड्यूल 7 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका डील करता है डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स, किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रहेगी डिसीजन मेकिंग में, किन किन सब्जेक्ट, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर या अपने डिसीजन से लॉ बना सकती है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या है, 7 शेड्यूल क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे और आपके यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे, कि किन किन सब्जेक्ट्स पे लॉ वो बना सकता है। तो इसके लिए हमारे इसमें 3 लिस्ट दी हुई है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर में 3 लिस्ट दी हुई है, जिनको लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 के नाम से डोनेट करते हैं। और लिस्ट 1 को क्या कहा जाता है, यूनियन लिस्ट। ओके, लिस्ट 1 को क्या कहा जाता है, यूनियन लिस्ट। तो प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, प्रेजेंटली एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट के नाम से, लिस्ट 1 के नाम से, उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका टेलीकॉम, ओके, रेलवे,
ठीक है, आपका एजुकेशन, तो ये सब सब्जेक्ट्स मैटर हो गए। ओके, ये आपको मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन आपका इसी में है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा आगे कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग। बस आपको अभी यहाँ कितना याद रखना है कि 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज से डील करता है, तो वो डील करता है डिवीजन ऑफ पावर, कि सेंटर के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे पावर रहेगी और स्टेट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पावर रहेगी। तो जो सेंटर के पास सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रेजेंटली सेंटर को 100 सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं कि ये 100 मुद्दे हैं, इन पे सेंट्रल ही लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई इंटरप्ट नहीं कर सकती। जैसे कि आपने देखा होगा सीए आया, आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, आपका अभी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि स्टेट के नहीं, इन पे सेंटर ने अपना, सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, सेंटर ने इन पे अपना लॉ बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, ठीक है। तो ये चीज सेकंड लिस्ट क्या है, तो सेकंड है हमारी लिस्ट टू स्टेट लिस्ट। ओके, प्रेजेंटली स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, तो ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे। इसमें कंफ्यूज मत होइए कि मैं प्रेजेंटली और ओरिजिनली बोल रहा हूँ। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में हमने उसको लागू किया था 26 जनवरी को, तो तब उसमें जो प्रोविजंस नहीं थे, जो बाद में ऐड हुए हैं कुछ, ठीक है, तो वो वाली है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था तब भी ये लिस्ट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो उस टाइम पे सेंट्रल लिस्ट के अंडर कितने सब्जेक्ट्स थे, तो 97 सब्जेक्ट्स थे। आज कितने हैं, तो वो 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप यूपीएससी के एग्जाम्स में जाएंगे तो वो आपसे पूछ लेता है कि ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे सेंट्रल लिस्ट में। ओके, बट आप सीजीएल सीपीओ के लिए या डी ग्रुप के लिए जाएंगे तो वो आपसे उसमें भी वो ये पूछ सकता है कि प्रेजेंटली कितने क्वेश्चन है। तो इसको जब भी आप पढ़िएगा तो दोनों को साथ पढ़िएगा कि लिस्ट 1 जो है उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसमें प्रेजेंटली कितने सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे, तो ओरिजिनली 97 थे। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में प्रेजेंटली कितने हैं, तो स्टेट लिस्ट में प्रेजेंटली 61 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, तो 66 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब 5 मुद्दे ऐसे हैं जो सेंटर के जुरिडिक्शन से बाहर हो गए हैं। तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा मुद्दा जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के लॉ बनाएंगी। कंकरेंट लिस्ट का क्या मतलब है कि इस लिस्ट में ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के लॉ बनाएंगी। तो उसमें प्रेजेंटली कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें प्रेजेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, तो 47 सब्जेक्ट्स थे। ओके, कहां तक पहुंचे हम, अभी हम पहुंचे हैं शेड्यूल 7 पे। तो शेड्यूल 7 किस चीज से डील करता है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो एक 3 तरीके की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 जिसमें ओरिजिनली कितने हैं, ओरिजिनली कितने थे 97, प्रेजेंटली कितने हैं 100 सब्जेक्ट्स हैं। सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें आपके प्रेजेंटली कितने हैं, तो उसमें आपके प्रेजेंटली 61 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, तो 66 थे। कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली कितने थे, तो ओरिजिनली 47 थे। प्रेजेंटली कितने हैं, तो प्रेजेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज से डील करता है, तो 8th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है आपके लैंग्वेजेस ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे देश में एक रिकॉग्नाइज्ड भाषा है, ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हमारे देश की रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8th शेड्यूल के अंदर 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है, 14 ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगल लैंग्वेज, आप कह सकते हैं लीगल लैंग्वेज डिनोट कर रखा था। ओके, प्रेजेंटली नाउअडेज आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस है। कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है। तो 8th शेड्यूल हमारा किस चीज से डील करता है, 8th शेड्यूल हमारा डील करता है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली कितनी थी, तो ओरिजिनली 40 लैंग्वेजेस थी। प्रेजेंट टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो यहां हम अभी कहां तक पहुंचे हैं, 8th शेड्यूल तक। मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ था तब उसमें कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल्स थे। तो वो कौन कौन से हो गए, तो वो ये आपके फर्स्ट 8 शेड्यूल्स हो गए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से प्रेजेंट थे। अब
प्रेजेंट डे में कौन कौन से शेड्यूल, कितने शेड्यूल हैं? तो प्रेजेंट डे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, तो 9th, 10th, 11th शेड्यूल बाद में जुड़े होंगे, जाहिर सी बात है। जब ओरिजिनली 8 ही थे और प्रेजेंटली 12 हैं, तो 4 जो हो गए एक्स्ट्रा वो धीरे धीरे करके कभी ना कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़े होंगे। ठीक है, तो आइए उनको अब हम पढ़ते हैं। तो 9th शेड्यूल क्या है हमारा? 9th शेड्यूल के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस गिवन है। किस चीज के लिए? तो वो आपके हैं लैंड रिफॉर्म्स के लिए, कि जमीन और प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे, कौन आदमी के ऊपर लिमिट कैप लगाई गई हर आदमी के ऊपर कि वो कितनी प्रॉपर्टी रख सकता है, नहीं रख सकता है। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक है, कि जो पहले नवाबों का जमाना था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो एक एक आदमी के पास बहुत बहुत ज्यादा वास्ट साइज ऑफ लैंड होता था। ठीक है, तो उसके ऊपर कैप लगाया गया कि हर आदमी के पास कितना एक जमीन मैक्सिमम हो सकता है। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से कौन सा शेड्यूल हुआ? तो वो ऐड हुआ 9th शेड्यूल। तो ये कब ऐड हुआ? तो ये ऐड हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। एक बार आप, जैसे आपको मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहला मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड मैंने आपको पढ़ाया सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी आपको दूंगा कि आप एक बार इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस उठा के देखिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे शेड्यूल से मैं आपको बता रहा हूं, तो शेड्यूल से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक तो ये कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लैंग्वेज, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 1st, 2nd, 4th, 8th। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज से कौन सा डील करता है? तो 8th शेड्यूल डील करता है, हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, आपसे वो ये भी पूछ सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि 9th जो शेड्यूल है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। तो वो हमें याद रखना पड़ेगा कि वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से लिया गया। ठीक है, और वो किस चीज से डील करता है? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। अब मैं आपको बताता हूं, यूपीएससी में, सीएसई में, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे था कि व्हेन 9th शेड्यूल वाज एडेड देन who is the, क्वेश्चन था आपका, when 9th schedule of the constitution was added, when 9th schedule in the constitution was added, then who is the prime minister of it at that time। तो हमको इससे 9th शेड्यूल से क्या क्या प्रोविजंस पे जाना था कि 9th शेड्यूल्स कौन सा है? तो वो तो डील करता है लैंड रिफॉर्म से, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी से। तो वो कब जुड़ा था? तो वो बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जुड़ा था। तो 1951 मतलब पहला ही कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। तो हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे करके डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है एग्जाम्स में। ओके, तो 9th शेड्यूल का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जुड़ा था। नेक्स्ट मूव करते हैं 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल आपका किस चीज से डील करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, के राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होंगे, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जो मेंबर होंगे, उनका डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन से ग्राउंड्स पे उनको डिस्क्वालीफाई, निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स में मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में मेंबर होते हैं। ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशंस या उनको निष्कासित, उनको अपनी पोस्ट से हटाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, तो उस प्रोविजन से कौन डील करता है? तो उस प्रोविजन से डील करता है हमारा 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन डील करता है? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल जोड़ा, जिसको, जो कि नंबरिंग में 10th था, 10th शेड्यूल जोड़ा। तो जो आपके किस चीज से डील करता था? डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनके डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगी। ठीक है, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर्स की।
10th शेड्यूल को और क्या कहते हैं, तो 10th शेड्यूल इज आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, 10th शेड्यूल इज आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल पे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जब मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था थ्री टियर ऑफ गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 3 टियर हमने दे रखे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हमने एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोड़ा। तो मैंने आपको बताया था कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से हमने जो 73 अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, उसमें हमने क्या जोड़ा था, तो उसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल जोड़ा था। वो किस चीज से डील करता था, तो वो डील करता है आपका पंचायत से, कि जो हमारे यहाँ रूरल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जिसको हमने रूरल गवर्नमेंट कहा था, वो कौन सी है, पंचायत। ठीक है, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं, तो 29 सब्जेक्ट मैटर पंचायत को दिए गए हैं। ठीक है, और सिमिलरली 12th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा है, तो वो हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा है। ये किस प्रोविजन से डील करता है, तो ये आपका डील करता है म्युनिसिपैलिटीज से। ओके, कितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं इसमें, तो इसमें 18 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक हमारा रह गया था, इसको आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो ये था हमारा शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यार ये याद कैसे होगा, तो सिमिलरली आप इसका नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इनके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद आप इसको 4 बार बस रिवाइज करिएगा। देखिए कैसे, तो शेड्यूल जैसे मैं बताता हूं आपको कैसा याद करना है। तो मान लीजिए फर्स्ट शेड्यूल हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल किस चीज से डील करता है, नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, देयर ज्यूरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है क्या, हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नेम ऑफ स्टेट से कौन सा प्रोविजन डील करता है, तो कौन सा प्रोविजन डील करता है, फर्स्ट शेड्यूल डील करता है आपका। कौन सा शेड्यूल डील करता है, फर्स्ट शेड्यूल। ऐसे ही सेकंड शेड्यूल क्या हो गया आपका, तो सेकंड शेड्यूल हो गया एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, किस किस की, सभी गवर्नमेंट पोस्ट या मेजर पर्संस की एक्सेप्ट अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। थर्ड शेड्यूल आपका किस चीज से डील करता है, तो थर्ड शेड्यूल आपका डील करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या जो हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स होंगे, पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, इनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे इनको शपथ दिलाई जाएगी, तो वो किस तरह की, किस टाइप की शपथ होगी, इस प्रोविजन से कौन सा शेड्यूल डील करता है, तो शेड्यूल 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। शेड्यूल 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड टू स्टेट्स एंड यूटीज, के हर राज्य और यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा के अंदर कितनी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कितना नंबर ऑफ सीट्स मिलेगा, तो उसके लिए कौन सा प्रोविजन डील करता है, तो वो 4th शेड्यूल आपका डील करता है। 5th शेड्यूल क्या था हमारा, तो 5th क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में जहां भी शेड्यूल्ड एरिया होगा या शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहता होगा, ठीक है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए कौन सा, इसके प्रोविजन से कौन सा शेड्यूल डील करता है, तो वो 5th शेड्यूल डील करता है। ऐसे 6th आपका किस चीज से डील करता है, तो मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। कहां के, तो 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज से डील करता था, तो वो थे डिविजन्स ऑफ पावर्स के। क्या क्या पावर्स, क्या क्या डिविजन्स ऑफ पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन, डिविजन्स ऑफ पावर है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे, किन मुद्दों पे लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स, किन सब मुद्दों पे लॉ बना सकती है, तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल डील करता है, तो वो डील करता है शेड्यूल 7। उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर 3 लिस्ट हैं,
कौन कौन सी? लिस्ट 1 जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम पे 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनल 97 सब्जेक्ट्स थे। सेकंड क्या है? तो सेकंड है लिस्ट नंबर सेकंड जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। प्रेजेंट टाइम पे उस पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो प्रेजेंट टाइम में उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली उसमें कितने थे? तो ओरिजिनली उसमें थे 66 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कौन सी है? तो कंकरेंट लिस्ट। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके कानून, दोनों मिलके नियम बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें प्रेजेंट टाइम पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो उसमें प्रेजेंट टाइम पे 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे? तो ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे। ओके। शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से डील करता है? तो लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है हमारे देश की। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब उसमें कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी। प्रेजेंट टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो 22 लैंग्वेजेस हैं आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट टाइम पे। ओके। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल हमने कब जोड़ा है? तो 9th शेड्यूल हमने जोड़ा है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो 9th शेड्यूल किस प्रोविजन से डील करता है? तो वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एबोलिशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स के। लैंड के अंदर क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या होंगे और जमींदारी की एबोलिशन, जमींदारी को खत्म करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे उनको वो कैसे जोड़े गए? पहले अमेंडमेंट एक्ट से। कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? 9th शेड्यूल जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा क्या था? तो 10th शेड्यूल था। 10th शेड्यूल कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से जोड़ा गया। ओके। 10th शेड्यूल किस प्रोविजन से डील करता है हमारा? तो 10th प्रोविजन डील करता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अंदर जो आपके मेंबर्स होंगे उनके डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस क्या होंगे? तो वो कौन सा शेड्यूल था? तो वो 10th शेड्यूल था। इसको और क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके। 11th शेड्यूल क्या था? तो 11th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया? तो वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से जोड़ा गया। उसमें क्या जोड़ा गया हमने? तो उसमें हमने पंचायत, जिसको हम क्या कहते हैं? रूरल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके अंदर में कितने सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए? तो 29 सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए। ठीक है। ऐसे ही हमने 12th शेड्यूल जो था तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा? 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिससे हमने क्या जोड़ा? उसमें म्युनिसिपैलिटीज जोड़ी, जिसके अंदर कितने सब्जेक्ट मैटर्स थे? तो वो थे 18 सब्जेक्ट मैटर। ओके। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट चैप्टर था, जो आपका इंडियन पॉलिटी लेक्चर 2 है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ये एक पार्ट रह गया था। ठीक है। तो वो ये था आपका शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको इसको कंप्लीट कराया है। ओके। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज का जो हमें नया पढ़ना था वो हमको नेक्स्ट करना है प्रीएम्बल में। तो उसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्या करने वाले हैं? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।